पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो डिस्ट्रस्ट लेवल जो है बहुत ज़्यादा फार्मर्स का, और उसके पीछे बिल्कुल श्योर रीजंस हैं कि बड़ी यकीनी वजूहत ये हैं कि जिम्मेदार पिछले 3 सालों में मुख्तलिफ चीज़ों से धोखे खा चुका है, परेशान हो चुका है। और उसके पीछे बहुत सारी वजह उसकी लाइलमी भी है, उसकी नेग्लिजेंस भी है, एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स के साथ मशवरा ना करना, और ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है उसको अपने साथ अलाइन ना रखना है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हर वक्त मौजूद है, लेकिन हमारे फार्मर्स जो हैं वो उस तक पहुँचते नहीं हैं, उनको पहुँचना चाहिए। एग्रीकल्चर रिसर्च मौजूद है, एक्सटेंशन मौजूद है, प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट मौजूद है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट मौजूद है, जिनसे आपको हर वक्त राब्ते में रहना चाहिए। आजकल के दौर में तो ये आपसे सिर्फ एक ईमेल की दूरी पे हैं, आपसे एक टेलीफोन कॉल की दूरी पे हैं। NARC जीवन के साथ जो कुछ हुआ माजी में, वैरायटी अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट की है, सरकारी है, लेकिन बीज कम होने की वजह से जो उसके बीज के साथ हुआ, लोगों ने उसको 8-8 हज़ार रुपए, 10-10 हज़ार रुपए किलो में बेचा। मुझे कल से ये क्वेश्चन आ रहे हैं जी कि कहीं ड्रैगन फ्रूट के साथ वैसा तो नहीं होगा। बिल्कुल वैसा हो सकता है जी। अगर आज इसकी हाइप क्रिएट होती है और हम इसके बारे में गलत राय दे देते हैं, ये मैं शुरू में आगाज में बताना चाहूंगा कि अगर हम ये कह देते हैं ना कि ये तो करोड़ों रुपए कमाता है, तो गलत है। हमने सिर्फ इसकी इनिशियली एग्रोनॉमी पे, इसके टेस्टिंग पे, इसके ट्रायल पे कामयाबियां हासिल कर ली हैं। पाकिस्तान में तकरीबन कोई 15 से 20 अच्छे फार्म जो हैं पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर जो है वो पिछले 3 साल से लगाए जा चुके, ना सिर्फ लगाए जा चुके बल्कि इस वक्त वो प्रोडक्शन पे हैं। आप Recording stopped. ना सिर्फ आप उसको देख सकते हैं बल्कि वहां से फ्रूट खा सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं वन बाय वन अगले स्टेप्स में जो है बताता भी चलूंगा। तो हम यहाँ से आगाज करते हैं कि हम पाकिस्तान में इसकी काश्तकारी का आगाज करने के लिए लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं, तो वन बाई वन हम इसको लेके चलते हैं। ओके, ये एक जनरल ट्रेंड है आजकल लगाने के लिए। इसको पिलर्स के ऊपर कास्ट किया जाता है, स्टिकिंग की जाती है Recording in progress. इसको ट्रेन करके चढ़ाया जाता है पौधे को किसी भी ऐसे मीडिया के ऊपर, जैसे कि आप इसको लकड़ी के ऊपर चढ़ा सकते हैं, बैम्बू पे चढ़ा सकते हैं, आप इसको कोई भी सीमेंटेड पिलर्स के ऊपर चढ़ा सकते हैं। और फिर ये हर आगे हम डिस्कस करेंगे। शुरू की पहली तस्वीर आ गई, तो ये इसकी अल्टीमेट शेप है जो कि आज पाकिस्तान में अवेलेबल है। लोग इसको लगा के इस शक्ल के अंदर देख रहे हैं। ओके, हम बात करते हैं अच्छी एग्रीकल्चर की, गुड एग्रीकल्चर की। हम बात करते हैं कि जी अच्छी एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। उसमें सबसे अहम चीज़ जो है बेहतर समझ बूझ है और नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना। कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं वो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन बर करम याद रखिएगा कि जानने वाले और ना जानने वाले कभी बराबर नहीं हो सकते। ये अल्लाह का फैसला है। जो लोग नॉलेज लिए बगैर, इल्म लिए बगैर काम करते हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। मैं पाकिस्तानी फार्मर की मिसाल यहाँ से देना शुरू करूँगा कि अगर आप एक बड़ी अच्छी गाड़ी किसी को चलाते हुए देखते हैं, और आपने उसको चलाते हुए देखा बगैर उसके बारे में इल्म लिए हुए कि वो गाड़ी को चलाना कैसे है, उसके गियर कहाँ पे होते हैं, उसका स्टीयरिंग कहाँ पे है, आपने सिर्फ ख्वाहिश की बुनियाद पर उस गाड़ी में बैठ के उसको ऑन करके गाड़ी पे सड़क पे निकाल लिया, तो हो सकता है कि आप पूछ पछा के उसको थोड़ा बहुत चला तो लें, लेकिन जब ट्रबल शूटिंग होगी, जब आपने उसके यूटर्न लेने होंगे, जब आपने गाड़ी को किसी ऊंची नीची जगह पे चढ़ाना होगा, तो आप लाजमी उसका एक्सीडेंट कर बैठेंगे। तो बराए करम सबसे पहले उन फॉर्म्स पे तशरीफ लाएं जहाँ पे आपने ये इल्म सीखना है, नॉलेज लेना है। नॉलेज लें, चीज़ें देखें, उसके बाद काम को स्टार्ट करें। ये किसी भी, ये सिर्फ इस फल के लिए नहीं है कि हम ड्रैगन फ्रूट की बात कर रहे हैं या पपाया की बात कर रहे हैं, किसी और चीज़ की। ये हर फसल के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप पहले उसको सीखें, देखें, जानें, एनुल यकीन लें, आंखों से देख के यकीन हासिल करें, और हक्कुल यकीन लें उसके बारे में बिल्कुल 100% जानकारी लेके कि क्या वाकई एग्जिस्ट करता है, तो फिर इस काम को स्टार्ट करें। तो हम स्मार्ट एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पाकिस्तान में लोगों को राय देते हैं, आगे देते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रही हैं, उसके चैलेंजेस क्या हैं हमारे पास और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं पाकिस्तान के अंदर। ये एक जनरल टॉपिक जो हम हर सेशन के अंदर बताते हैं। तो ये मेरा जनरल सा छोटा सा इंट्रोडक्शन है जी। मैंने जरी यूनिवर्सिटी में 7-8 साल पढ़ाया है। साजिद इकबाल सिंधु मेरा नाम है, और मैंने प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स जो है वही पढ़ा और वही पढ़ाया।
और इस वक्त जो है मैं एग्री टूरिज्म के अंदर और ग्रीन सर्कल के अंदर जो है वो अपनी खिदमात जो है सर अंजाम दे रहा हूँ। तो ये जनरल साहब और हमारा इदारा जो है इस वक्त जो है इसका नाम ग्रीन सर्कल। ग्रीन सर्कल एक कंसल्टेंसी देने वाला इदारा है, यानी कि एग्रीकल्चर में मशवरे देने वाला, गाइडलाइंस देने वाला, समझाने वाला। हम ना सिर्फ आपको ये बताते हैं कि लाहौर किस तरफ है, बल्कि हम आपको लाहौर तक पहुंचा के भी आते हैं। यानी कि हमारे पास ट्रेंड फार्म मैनेजर्स मौजूद हैं, सुपरवाइजर्स मौजूद हैं, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, जो कि ना सिर्फ अच्छा पढ़े हुए हैं बल्कि अच्छा नॉलेज भी रखते हैं और अच्छी ट्रेनिंग भी ले चुके हुए हैं। वो तमाम लोग जो हैं वो फार्मर्स को गाइड करने के लिए और जो गलतियां जनरल फार्मर करता है उससे बचाने के लिए उसके लिए पूरी कोशिश करते हैं। तो ड्रैगन फ्रूट के बारे में हम बात करते हैं जी। ड्रैगन फ्रूट जो है वो पाकिस्तान में लकीली और अनलकीली तशरीफ लेके आया। लोगों ने इसको किसी भी तरीके से पाकिस्तान में लेके आए, लीगली और इनलीगली। ये एक बात की बहस होगी, हम इस पर बात नहीं करेंगे, ये क्योंकि डिपार्टमेंट का क्लेम है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को खास तौर पे इस वक्त इंटरवीन करना चाहिए। ये मेरे अल्फाज हैं, इसको लाजमन ऑन रिकॉर्ड रखिएगा कि इस वक्त अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने इंटरवीन नहीं किया और इन वैरायटी को सर्टिफाई नहीं किया, तो हर बंदा हर वैरायटी को अपनी वैरायटी अपना नाम दे के या जो किसी को पसंद है वो नाम दे के बेचता रहेगा। और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, एक बड़ी अच्छी फसल से लोग माजी में जैसा होता है उसी तरीके से मायूस भी होंगे, नुकसान उठाएंगे और आने वाली फसलों से बददिल भी अच्छा होते डॉक्टर जाएंगे। साहब, आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज़ नहीं आ रही, बाकी लोगों को आवाज़ सर आ रही है? आवाज आ रही है, आवाज आ आ रही रही है सर। आवाज। आप जारी रखिए, आप हाँ जारी सर, रखें कंटिन्यू करें, प्लीज आप कंटिन्यू करें। सर। ओके। अच्छा, अगर किसी एक दो दोस्त को आवाज़ नहीं आ रही है ना तो वो कोशिश करें रिफ्रेश करके देख लें। टेक्निकली क्योंकि मैं भी इसमें कमज़ोर हूँ कंप्यूटर के सर मुतालिक। और जिस मैं अर्ज कर दूं यहाँ पे इकबाल साहब, जिस बंदे का कोई इशू है सर, आपसे गुजारिश है कि आप रिकनेक्ट कर लें, स्पीकर साहब को चलने दें, क्योंकि बिल्कुल ठीक चल रही है उनकी प्रेजेंटेशन। साजिद साहब आप जारी रखें प्लीज। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे जो मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से और ख़ास तौर पे सीड सर्टिफिकेशन वालों से और प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट से, इनके शायद नुमाइंदे आज प्रेजेंटेशन में मौजूद भी हैं। तो ये पहले ही लेवल पे मैंने कहूँगा कि जी बर करम वराइटीज़ को एवेल्यूएट कर लें कि पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छी वराइटीज़ कौन सी हैं, हमने उनको कैसे लेके चलना है, फार्मर्स को कैसे पहुँचाना है, उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है और सर्टिफिकेशन कैसे करनी है। ये आज की हमारी पहली बात है। तो पाकिस्तान चूंकि हम हमेशा से सुनते भी आए हैं और देखते भी आए हैं, तो पाकिस्तान एक लंबाई में फैला हुआ मुल्क है। इक्वेटर से लेके तो हम इक्वेटर से हम लेंथ में फैले हुए हैं। एक ही वक्त में 40 डिग्री टेम्परेचर भी होता है और -20 भी होता है, बल्कि -30 भी होता है। तो इस इतनी वाइड रेंज के अंदर कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई फल जो है वो फिट इन और चिप इन कर जाता है। आप देखिए हमारे पास इतनी वैरायटी है कि हम एक ही दिन के अंदर, एक ही वक्त के अंदर जो है हमारे मुल्क के अंदर जो है खुबानियाँ भी लग रही होती हैं, बादाम भी लग रहे होते हैं, और दूसरी तरफ एवोकाडो और दूसरी चीज़ों को साथ लेते हुए पपाया तक भी कल्टीवेट हो रहा है। और आप देखें ड्रैगन भी यहाँ पे लगना शुरू हो गया है, जो कि वार्म क्लाइमेट का ज़मीनों का लगाने वाला है, जिनके टेम्परेट जो उनका ट्रॉपिकल जोन का लगाने वाला पौधा है। और ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ना सिर्फ कामयाब हुआ है बल्कि इसने प्रॉपर प्रोडक्शन देने का भी आगाज कर दिया। ये एक अलग बहस है, कम देर है ज़्यादा देर है, पूरी दुनिया के मुकाबले में इसकी फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। इसकी सेल्फ इनकम्पेटेबल वराइटीज़ जो हैं, यानी कि जो खुद फल नहीं उठा सकती हैं, उनको अगर यहाँ पे काश्त कर दिया गया तो फिर जिम्मेदार जो है इसके ऊपर फूल ही देख सकेगा, इसके ऊपर फल नहीं ले सकेगा। तो हमने इसके ऊपर सेल्फ पॉलिनेटेड वराइटीज़ जो हैं उनको लेके चलना है। तो क्लाइमेट हमारा जो है, खास तौर पे हमारा क्लाइमेट जो है बड़ा ही सूटेबल है। किन किन रीजन्स के अंदर, सेंट्रल पंजाब के अंदर और पूरे सिंध के अंदर, जहाँ जहाँ पे पानी अच्छा दस्तियाब है। अच्छा, इसको कड़वा पानी भी रास है, इसको कम पानी भी रास है। आप इसको महीना पानी ना भी दें पौधा मरेगा नहीं। लेकिन याद रखिएगा कि अच्छा फल लेने के लिए ज़्यादा पानी, मुनासिब पानी और ज़मीन के अंदर नमी को लगातार बरकरार रखना बड़ा ज़रूरी होता है। अगली स्लाइड्स में आता चलेगा। सूटेबल ड्रैगन फ्रूट वैरायटीज कौन कौन सी हैं, इनके वैरायटीज के नाम मैं बाद में बताता हूँ। कि सिर्फ फ्लैश की बुनियाद के ऊपर अगर हम बात करें तो वाइट फ्लैश वाली हमारे पास वैरायटीज पूरी दुनिया में मौजूद हैं, येलो वाली मौजूद हैं और रेड वाली मौजूद हैं। जो पीले फ्लैश वाली हैं पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पसंद की जाती हैं, महंगी होती हैं, उनका टेस्ट पसंद किया जाता है। जो जैसे कि येलो ड्रैगन फ्रूट्स हैं हमारे पास, और जो रेड वाला है वो मीठा ज़्यादा है।
वो पाकिस्तान के टेस्ट के मुताबिक है, खैर पूरी दुनिया में भी खाया जाता है, चाइना में खास तौर पे रेड वाला बहुत पसंद किया जाता है। उनका तो ये तकरीबन सकाफती और मजहबी टाइप का फल भी बनता है, और इसलिए चाइना में और खास तौर पे जितनी येलो नेशन की कंट्रीज हैं, जिन्हें आम अल्फाज में फीने मुल्क कहते हैं, फीने मुल्कों के अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। हमने, मैं एक बड़ा बहुत बड़ा एक फिक्रा बोलूंगा, हमने लोगों को दुनिया के लिए उगाना नहीं सीखा, हमने हमेशा अपने लिए उगाया है कि हम पाकिस्तान में क्या खा सकते हैं। हमें चौंसा बड़ा पसंद है, हमें अनवर रटोल बड़ा पसंद है, क्या हमने कभी सोचा है कि दुनिया को क्या पसंद है? जो दुनिया को पसंद है हमने उनके लिए वो उगाना है। हम पाकिस्तानी फल उगा के पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, जो दुनिया में रह रही है उसके लिए उसको एक्सपोर्ट करते हैं। इस वक्त हमें दुनिया के लिए उगाना है, ग्रो फॉर द वर्ल्ड के नारे के ऊपर चलना है। और उसके लिए ये फल एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल बन सकता है कि हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लेके चलना है। जो दुनिया मांग रही है हमने कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जाके उसको उगाना है और दुनिया को पेश करना है। इसके जो यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हैं और न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स आपको पता है कि विटामिन सी और ई इसके अंदर मौजूद हैं, डाइटरी फाइबर्स बड़े मौजूद हैं। और इसका जिस किसी को इसको जायका और टेस्ट पसंद आ जाता है वो बहुत बड़े शौक से खाता है। मुझे अक्सर लोगों ने कहा कि जी मैनू जायका पसंद नहीं आया, हो सकता है उन्होंने कोई ऐसी चीज़ खा ली जिसका जायका वाकई उनको अच्छा ना लगा हो, पसंद ना आया हो। मैंने जो खाए हैं मुझे उनका टेस्ट बड़ा पसंद आया। मैं आपको एक एग्जांपल देता चलूंगा कि 1999 2000 में मैंने अपनी ज़मीन के ऊपर फैसलाबाद में स्ट्रॉबेरीज लगाई थी। तो स्ट्रॉबेरीज जो थी उस वक्त, आज तो आप देखते हैं ना जगह जगह पे, हर रेडी पे हर जगह पे मौजूद है। उस वक्त स्ट्रॉबेरीज हमें खिलाने के लिए और टेस्ट करवाने के लिए हर घर में गिफ्ट भेजने पड़े थे, क्योंकि हमारा आड़ती हमसे स्ट्रॉबेरी खरीदने को तैयार नहीं था। और उसका कहना था ये खट्टा फल है। आप अंदाजा कीजिएगा 25 साल पहले, 25 ईयर्स बैक, उस वक्त इसका खरीदार ही अवेलेबल नहीं था। यानी कि अवेलेबल था तो कम मिकदार में। जैसे आज हम इसको निश फ्रूट कहते हैं कि यानी कि बड़ा कम खाने वाला बंदा मौजूद है। आज से कुछ 15 साल पीछे चले जाएं तो हमारे पास जो पपाया लगता था, मुझे पता है कि मैं फैसलाबाद से क्योंकि रहायशी हूँ, तो घंटा घर के गिरदनवा में सिर्फ 4 रेड़ियां थी जहाँ से उसका फल मिलता था। और वो पता था कि कौन से बाजार में किस जगह पे मौजूद है। और वहाँ पे वो बद जायका और बकबका सा जो फल बदबूदार है वो अवेलेबल होता था। और बाद वक्त हकीम या डॉक्टर किसी मरीज को रिकमेंड करते थे, या कुछ लोग शौक से भी खाते थे। आज फैसलाबाद में कम अज कम कुछ 400 लोकेशन के ऊपर, 400 रेडियो पे, दुकानों पे, मैं मिनिमम कह रहा हूँ 400 लोकेशन के ऊपर जो है पपाया जो दिख रहा है, और लोग उसको बड़े अच्छे तरीके से जायके से खा रहे हैं। और मैं फिर यहाँ पे भी रिकमेंड करूंगा कि वो लोग जिन्होंने पुराना और बकबका खाया हुआ है, वो आज वाला जिसको हम रेड शेप में लेते हैं, रेड लेडी भी है, रेड प्रिंस भी है, रेड किंग भी है, येलो किंग भी है, ये वराइटीज को अगर आप खाएंगे जिनकी ब्रिक्स वैल्यू जो है 14-15% तक चल जाती है, तो 15% वाला ब्रिक्स वाला आप खाएंगे। एक तो इसके अंदर बदबू नहीं है, हीग नहीं है, तो इसके अंदर बैड स्मेल नहीं है। और आप इसको जब आप खाना शुरू करेंगे तो आप यकीन जाने कि आपको ये उन दिनों में खास तौर पे जब मैंगो अवेलेबल नहीं है तो आपको ये एक बेहतरीन फल जो है ये महसूस होगा। तो आगे हम इसके ऊपर चलते हैं कि रेड स्किन और वाइट फ्लैश वाले जो हैं ये सबसे कम कीमत पाते हैं, अच्छे लगते हैं, बड़े होने चाहिए आपके पास। अगर आपने पूरा फार्म लगाया तो 10% आपके पास ये भी होना चाहिए, क्योंकि आपने बेचना है। तो जहाँ पे आपने सफेद अमरूद लगाया तो ऐसा सुरखा भी लगाते हैं। सुरख अमरूद को लोग खाना पसंद नहीं करते, लेकिन रेडी पे सजाना जरूर पसंद करते हैं। तो सुरख अमरूद की एक अपनी शान होती है। इसी तरीके से जो व्हाइट स्किन वाला है खूबसूरत बड़ा लगता है, टेस्ट इसका उतना पसंद नहीं किया जाता, लेकिन इसका रेट कम होता है। दूसरे नंबर के ऊपर होता है जो रेड स्किन वाला होता है, पर्पल फ्लैश वाला होता है, इनके अंदर जो है ये वाला इसकी मिठास ज़्यादा होती है। बल्कि रेड स्किन और रेड फ्लैश वाला सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसकी मिठास का लेवल ज़्यादा है, पाकिस्तान में इसका टेस्ट पसंद बहुत किया जाता है। और ये इस वक्त सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है वो येलो वाला पसंद किया जाता है, जिसके अंदर गुदा भी जो है वो येलो कलर का होता है। मैं आगे आपको देख के दिखाऊंगा उसका सारा, जिसके अंदर गुदा भी येलो कलर का होगा वो ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये पाकिस्तान में लगाई जाने वाली मुख्तलिफ वराइटीज़, उनका फल, उनका कटा हुआ फल मौजूद है। ये इस वक्त जो मुख्तलिफ फार्म्स के ऊपर, ये वो इंफॉर्मेशन है जो हमने पिछले कुछ 15 मुख्तलिफ फार्म्स से ली है। और ख़ास तौर पे जो लाहौर में जलो में जलो के नज़दीक जो एक फार्म मौजूद है, जो कि इस वक्त 13-14 एकड़ के ऊपर फार्मिंग कर रहे हैं। और उसको हेड या उसकी जो ओनरशिप है वो भी चाइनीज़ की है। तो वो क्लेम करते हैं कि उनके पास अराउंड 30-35 वराइटीज़ मौजूद हैं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है।
चंद लोग इसको लीड कर रहे हैं, जैसे आसिफ साहब हैं, जो कि फेसबुक के ऊपर एक बड़ा अच्छा ग्रुप उन्होंने बना के उसके अंदर लोग लीड, मतलब बेशुमार लोग हैं जो कर रहे हैं, सोहेल साहब, ये तमाम लोग जो हैं इसको। मैं खासतौर पर यहाँ पे एक रिसर्च आर्टिकल का भी जिक्र करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में एक बड़ा अच्छा रिसर्च आर्टिकल जिससे मैंने भी हेल्प की लिखते हुए, नुमान सियाल जो कि सिंध में एग्रीकल्चर के बड़े अच्छे तालिब इल्म हैं, आजकल रिसर्चर हैं, तो उन्होंने भी इसके ऊपर बड़ा अच्छा लिखा, आर्टिकल लिखे हुए, वो भी मैं प्रेजेंटेशन के बाद इस ग्रुप में शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग जो है इसके बारे में जानकारी हो। तो ये वो वैरायटीज हैं जो कि पाकिस्तान में इस वक्त लगाई जा रही हैं, जिसमें खास तौर पे चाइनीज रेड जो है ये चाइना के लोगों को बड़ा पसंद है, वहाँ पे बेचने के लिए हम जो है इसको रिकमेंड करते हैं। अमेरिकन ब्यूटी वो तो सबसे महंगा है, नायाब है, कम मिल रहा है, बल्कि इससे भी महंगा जो है असूस गोल्ड येलो, जो येलो कलर के अंदर पाया जा रहा है, जिसमें इनसाइड ये बड़ा कम है, नायाब है, और इसकी प्रोडक्शन थोड़ी ज़रा कम होती है, इस वजह से भी शायद, और उसके टेस्ट और फ्रेग्रेंस की वजह से ये खुशबूदार होता है, इसकी फ्रेग्रेंस बड़ी है। सियाम रेड बड़ा महंगा बिकता है, और जो मैंने अक्सर फार्म्स पे लगा हुआ देखा है जिसकी बड़ी लोग कदर कर रहे हैं, वो लेक एटाटेलियन है। लेक एटाटेलियन जो है जिसकी भी बड़ी अच्छी रेपो है कि मार्केट में बड़ा अच्छा, तो ये तमाम वो वैरायटीज आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको इसके अलावा प्रेजेंटेशन शेयर भी कर दूंगा। तो ये तमाम वो वैरायटीज हैं, लेकिन जहाँ पे हमारे पास इशू आता है, वैरायटी तो हैं लेकिन हमारे पास वो जानकारी नहीं है, वो नॉलेज नहीं है कि हम इनको पहचान सकें। हल आएगा तो पहचान लेंगे, लेकिन जब आप वो कटिंग में या पौधा लेके आएंगे तो हमारे लिए उसको पहचानना मुश्किल है। तो इसलिए गवर्नमेंट का एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव मौजूद था कि सर्टिफाइड नर्सरी प्रोडक्शन का, जो कि हर जिले में हमारे जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं इसके अंदर मौजूद हैं। तो अगर हम उसी प्रोजेक्ट, उसी प्रोग्राम के अंदर इन वैरायटीज को भी इनबिल्ट कर दें कि ये वैरायटीज भी और सर्टिफिकेशन वहाँ पे गालमन के दोस्त भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, दो तीन दफा अनम्यूट करके तो चलता रहूँगा। साहिल साहब आप कंटिन्यू रखिएगा, वो अनम्यूट कर लिया था किसी ने, वो म्यूट कर दिया हमने उनको, आप प्लीज कंटिन्यू रखिएगा, क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है वो आखिर में होगा। थैंक यू। जी डन। अच्छा, ये भी मैं शक्ल दिखा रहा हूँ, ये पाकिस्तान, ये इंटरनेशनल तस्वीरें नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर से ली गई तस्वीरें हैं मुख्तलिफ फार्म से, जो कि लोगों ने जो कि फार्मर्स ने शेयर हुई है। लेक एटाटेलियन जो आप देखिए, ये वाला सबसे खूबसूरत कलर, इसका रंग, इसकी फ्रेग्रेंस, और मज़े की बात ये कि इसकी मिठास का लेवल बड़ा अच्छा है। हम क्योंकि मीठा फल पसंद करते हैं, खटास वाला से ज़रा थोड़ा सा हम बचते हैं। पंजाब में खास तौर पर, पूरे पाकिस्तान में अमूमी तौर पे मीठा फल ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो ये वाले जो है फल जो है ये ज़्यादा लेकर कैटेगरी पसंद किया जा रहा है। रेड ताइवान जो है ये भी बड़ा पसंद किया जा रहा है। तो ये तमाम वैरायटीज जो है, ये रेड चाइना है, वो थोड़ा दिखने में चाइना लिखा गया है, ये चाइना, रेड चाइना जो है इसकी मार्केट जो है हमारे करीबी मुल्क चाइना में बहुत ज़्यादा है। तो वो लोग जो एक्सपोर्ट करने के लिए लगाना चाहते हैं, इसकी श्योर वैरायटीज जो है रेड चाइना की हासिल करेंगे, ताकि और दूसरा एक्सपोर्टर्स जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में 10-12 को तो मैं भी जानता हूँ जो इसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश और यकीनी तौर पे अवेलेबल भी है। तो कोशिश करें कि एक श्योर एक्सपोर्टर के साथ जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट करके तो फिर आप इस फार्मिंग में आए। तो डिपार्टमेंट ज़ाहिर PHDC जो है हमारे साथ मौजूद है, वो इसमें करवाएंगे भी हमें। तो ज़ाहिर आप इसमें एंड में हमें इसमें गाइड भी करेंगे। तो क्लाइमेट एंड द सॉइल रिक्वायरमेंट, 20 से 35 डिग्री का जो टेम्परेचर है ये आइडियल समझा जाता है इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, आइडियल है। इसमें पौधा बढ़ता है, फ्लरिश करता है, छलांगे लगाता है, तेजी से अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करता है। और जो पीएच लेवल है इसको थोड़ा सा एसिडिक सॉइल जो हमें पसंद है, ठीक है। अल्कलाइन में हो जाता है, बिल्कुल होता है, हम करवा भी रहे हैं, लेकिन जो पसंद है इसको वो एसिडिक है। ये बिल्कुल स्ट्रॉबेरी की तरह ही आप समझिए, लेकिन इतना सख्त जान है कि आप इसको ड्राउट रेजिस्टेंट है कि आप इसको पानी लंबा रखा ना भी दें और हल्का फुल्का कड़वा पानी भी लग जाए तो ये बर्दाश्त करता है, क्योंकि ज़ाहिर है ये किस्म ही ऐसी है। अच्छा, पानी देने के लिए हम आमतौर पर जो फार्मर्स को रिकमेंड करते हैं वो हम इसको फरो बेड इरीगेशन जो रिकमेंड करते हैं, और कोशिश करते हैं कि उसको मॉडिफाइड ड्रेसिंग सिस्टम के ऊपर जो लेके चले, यानी कि हर पौधा जो है उसको अलग-अलग पानी का, एक बीमारी दूसरे तक ना फैले। इसकी असल बीमारी जो है ज़्यादा पानी लगाने से इसकी जड़ों के अंदर जो फंगस प्रमोट होता है वो ही इसकी बीमारी है। मॉइस्चर की मॉनिटरिंग करना बड़ा ज़रूरी है। तो उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आपने इसके रूट में पानी के देने के लिए आप ड्रिप इरीगेशन के ऊपर चले जाएं या बबलर्स के ऊपर चले जाएं, और अगर साथ आप मिस्टर्स भी लगा लेंगे तो मिस्ट फॉर्मेशन से
हल्का हल्का इसको पानी देते रहे तो वो और भी ज़बरदस्त हो जाएगा। लेकिन ड्रिप इरीगेशन जो है वाटर वेस्ट को बचाने के लिए और डेजर्ट एरियाज में या उन जगहों पे जहाँ पे कलर वाली या बुरी ज़मीनें हैं या जहाँ पे पानी मीठा नहीं है और अच्छा मीठा पानी कम दस्तियाब है, तो वहाँ पे ड्रिप इरीगेशन इसका बेहतरीन मुतबादल जो है वो साबित होगा। तो इस पानी को उड़ने से बचाने के लिए दो तरकीब है जो कि इस्तेमाल की जाती है। जब हम मल्चिंग करवाते हैं, मल्च ऑर्गेनिक भी हो सकती है और केमिकल यानी कि प्लास्टिक से बनी हुई वो भी हो सकती है, तो जिससे वाटर अपना सॉइल मॉइस्चर जो है वो रिटेन करता है और ग्रोथ भी जो उनको सप्रेस करके रखता है, पानी की यूजेज को ऑप्टिमाइज करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सर्दियों के अंदर रूट जोन जो है उसको हीटेड रखता है, यानी कि उसको गर्माइश देकर रखता है और पौधे की रूट में डेसिकेट नहीं होती, करती है, मरती नहीं है और हल्का फुल्का न्यूट्रिएंट अपटेक सर्दियों के अंदर भी इसका चलता रहता है। ये सारी चीज़ें तब अवेलेबल होंगी जब आपकी ज़मीन पल्वराइज होगी, नरम होगी, ऑर्गेनिक मैटर पूरा होगा उसके अंदर। ऑर्गेनिक मैटर आप 5% से प्लस रखेंगे तो ये पौधा उसके अंदर ज़्यादा अच्छा खुश रहेगा। हम अपने जो बड़े उसके बनाते हैं, आगे दिखाऊंगा आपको, 10% उसके अंदर हम उसका ऑर्गेनिक मैटर रखते हैं। तो उसके आगे भी अडॉप्टेशन जो इसकी है वो लोकल कंडीशन के अंदर वो कैसी हो सकती है, वो जो है इसके अंदर हमने बताया कि इसकी वाइड अडॉप्टेशन बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेंज है जिसके अंदर ये अडॉप्ट कर सकता है। डाइवर्सिफिकेशन इसके अंदर बड़ी ज़्यादा मौजूद है और सबसे बड़ी बात यह है कि हम पाकिस्तान में इसकी जो वैरायटीज़ लोग लेके आए हैं वो एक्लेमेटाइज हो रही हैं। एक खास वक्त आएगा जब ये वैरायटीज़ हैं ये पाकिस्तान को अपना नेटिव कंट्री जो है वो तस्लीम करने लग जाएंगी। क्यों? पहली नस्ल जो है वो रजिस्ट करती है, फल नहीं देती है, दूसरी तीसरी जो हम कटिंग से आगे बढ़ाते चलते हैं, तो एक वक्त आता है कि बेस्ट सूटेबल वैरायटीज़ जो हैं वो यहाँ पे रिटेन कर जाती हैं। तो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि सरगोदा और सरगोदा से नीचे नीचे कराची तक मेजॉरिटी ऑफ द सॉइल जो है वो इसको अडॉप्ट करने की और जो वेदर कंडीशन है वो इसके लिए बड़ी सुटेबल है। सरगोदा से ऊपर जो है जैसे कि जेलम है, चकवाल है, वो साइडें वहाँ पे इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल इन द सेंस कि वहाँ पे सर्दी ज़रा लंबा पीरियड चलती है, इसलिए इसके फ्रूट जो है उसको फ्रूटिंग के लिए कुछ टाइम पीरियड कम मिलेगा। यानी कि अगर 4 माह सर्दी रहती है या 5 माह रहती है तो 7 माह इसके लिए मिलेंगे ग्रोथ देने के लिए। एक तो जो पहला फल है वो आपका कुछ 2-4 माह लेट आएगा, आएगा जरूर, ये नहीं आएगा, लेकिन सिंध की निस्बत और पंजाब में खासतौर पर मुल्तान और बेनिया खां की निस्बत जो हमारा शुमाली इलाका जाता है उसमें इसकी पैदावार कम आएगी क्योंकि उसको टाइम पीरियड जो है वो गर्मी का कम मिलेगा। तो ये वजह इसके ऊपर आप फोकस ना कीजिएगा, मैं जनरल आपको बता रहा हूँ। इसमें मुख्तलिफ राय, मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ प्रोडक्शन के हिसाब से नॉर्मली हम जो क्लेम करते हैं, जो हम फार्मर क्लेम करते हैं, वो इसका ग्रॉस रेवेन्यू जो इसकी सेल्स हैं तो 2 मिलियन से ऊपर क्लेम की जाती हैं थर्ड ईयर में जाके 30 साल में, कि आप तकरीबन को 20 लाख रुपए का एक एकड़ से जो है वो इसका फ्रूट सेल कर सकते हैं। और ये आमतौर पर 300 रुपए से लेके तो 500 रुपए पर केजी के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया है। दूसरा मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि इस वक्त आपको अक्सर लोग मिलेंगे, ये फिर मैं पॉइंट बताऊंगी कि इस पर क्वेश्चन आने हैं। क्लेम कर रहे हैं लोग यहाँ पे कि 3500 रुपये किलो में बिक रहा है, 4000 रुपये में बिक रहा है, गलत है। ये इसकी जाली कीमत है। जाली कीमत से मुराद ये होता है कि जब अभी फल मौजूद ही नहीं है, बड़ा कम मौजूद है और लोगों की ख्वाहिश है कि इसको खाएं, तो आज चाहे आप इसको 10,000 रुपये किलो भी बेच रहे हो तो यार ये बिल्कुल NARC जीवन की तरह है कि शुरू में आपने इसको बहुत महंगा बेचा, 10,000 रुपये किलो, 12,000 रुपये किलो बेचा, बाद में वो 500 रुपये किलो भी आ गया। तो हमने वो प्राइस सोची है जो पूरी दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है। इस वक्त पूरी दुनिया में इसकी कीमत जो है ये एक्सपोर्ट में मुख्तलिफ मुल्कों में मैंने UAE से भी चेक की, मैंने चाइना से भी चेक की, ये रेंज करती है तो 1,000 रुपये पाकिस्तानी से लेके तो 3,000 रुपये के दरमियान में। लेकिन जाहिर है ये उधर जाके बिकेगा। इसमें कुछ वैरायटीज ऐसी हैं जो बड़ी यूनिक हैं और बड़ी महंगी हैं, उनकी कीमत ज़्यादा भी मिलती है, वो 5-6 हज़ार रुपये किलो भी बिकता है। इवन देन हमें, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जब ये 300 रुपये किलो भी बिकता रहे तो 300 रुपये किलो वाले फल मेरा नहीं ख्याल कि और कोई इतने ज़्यादा पैदावार देने वाले फल होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये बुरी ज़मीनों पर लग सकता है, ये उन ज़मीनों पर लग सकता है जहाँ पे पानी की शॉर्टेज है, ये उन ज़मीनों पर लग सकता है जहाँ पे डेजर्ट एरियाज है, ये हाई डेजर्ट का फल है, वो आगे चल के बताता हूँ कैसे कैसे। तो जिन चीज़ों पे हमारे फोकस करने का है कि इसकी प्लांटिंग एंड स्टेकिंग कैसे करनी है, यानी कि इसके पौधे को जमीन में लगाना कैसे है, इसको यानी कि कलमे काट के हमने उसको कैसे लगानी है, रूटेड प्लांट हमें मिलेंगे नर्सरियों से, वो कैसे लगाने हैं। जिन दिनों में लोग इसकी शाख तराशी कर रहे होते हैं
तो आप इसकी शाखें लाते जो है अपने काम लगा सकते हैं। अगर आपको अच्छा दोस्त हो तो आपको फ्री में भी मिल सकती है, लेकिन जो नर्सरी से मिलेगा जाहिर है वो आपको एक चार्ज करेंगे। और पाकिस्तान में इसकी मुख्तलिफ कीमतें जो है 400-500 रुपए के पौधे से लेके, तो अभी भी इसका तकरीबन 1200-1500 रुपए का पौधा भी, और चंद एक अच्छी वराइटीज जो है जो अभी रेयर है उनकी इससे ज़्यादा कीमत भी अवेलेबल है। तो प्लांट कैसे करना है मैं आगे उर्दू में लिखी हुई प्रेजेंटेशन का दूंगा। 1 एकड़ में कितने पौधे लगने हैं, हम 1000 से लेके तो 2000 पौधा जो है इसका लगा रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन डिस्टेंस, डिपेंडिंग अपॉन पर होल प्लांट्स, और डिपेंडिंग अपॉन कि हम इसकी कितनी आगे जो है जल्दी पैदावार लेना चाहते हैं। प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग कैसे करनी है, इसको प्रून करना जरूरी होता है। इसकी वही शाखाएं होती हैं जो कि सर्टन हाइट पे दोबारा जमीन की तरफ टर्न झुकती हैं, तो झुकने के बाद उनके साथ जो है वो फल लगता है। हमने इसको 5 से 6 फुट की बुलंदी पे एक दफा लेके जाना है, तो उसके बाद शाखों को टर्न बैक करना है, तो फिर जो शाखें झुकेंगी ना उन शाखों के साथ जो है इसका फल लगेगा। फर्टिलाइजेशन, हमने फर्टिलाइजर एप्लीकेशन जो है वो बड़ी जस्टिफाइड यूज के साथ करनी होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि शुरू में लोग बाज़ बात जो है इसको बड़े जोरों शोर के साथ जो है वो यूरिया नाइट्रोजन डालते रहते हैं, गलत है। शुरू में हमने इसकी जो बेसल डोजेज हैं वो फास्फोरस की डालनी है, ट्रेस एलिमेंट्स डालने हैं, इसके अंदर रेजिस्टेंस को और इनबिल्ट करना है। उसके लिए हमने बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स इस्तेमाल करने हैं, और पीजीआर ट्रांसपोर्ट हार्मोन जो है इसके अंदर जो है उसको इस्तेमाल करना है। फर्टिलाइजर शुरू में फास्फोरस की, जैसे कि MAP मानो अमोनियम फॉस्फेट, उसकी बड़ी मकदारें हमने इस्तेमाल कर रही हैं। DAP इस्तेमाल कर सकते हैं, नाइट्रोफॉस इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कड़वी जमीन है सिंगल सुपर फास्फेट कर सकते हैं। और अगर आपकी बहुत रिलायबिलिटी इसके ऊपर चीज़ों पर नहीं है तो फिर सबसे बेहतरीन सोर्स जो है फास्फोरिक एसिड का है, वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। वीड्स को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप प्री इमरजेंस वीडिसाइड इस्तेमाल करें, और इससे भी बेहतर ये है कि आप उसको मल्चिंग से कंट्रोल करें। मैं खासतौर पर फिर दोबारा बताना चाहूँगा फार्मर्स को कि क्योंकि हम इसको एक्सपोर्ट के लिए उगाना चाह रहे हैं, हम इसको दुनिया में भेजना चाह रहे हैं, तो हमें दुनिया के स्टैंडर्ड अपनाने हैं। ब्राइट में याद रखिएगा कि पाकिस्तान का बहुत बड़ी चावल की लॉट्स हैं इस वजह से रिजेक्ट हो जाती हैं कि हम चावल को वो स्प्रे करते हैं जो दुनिया अलाउ नहीं करती है। इसी तरीके से हमने अगर इस फल को दुनिया में एक्सपोर्ट करना है तो आज से हमने अपने जरिए माहिरीन से मशवरे से हमने इसके ग्लोबल गैप के मुतालिक, यानी कि गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के मुतालिक जो है हमने राय लेनी, कौन कौन से अच्छी प्रैक्टिसेस जो हम इसके अंदर ले सकते हैं। तमाम प्रैक्टिसेस जो हैं ग्लोबल गैप की, कि हमने इसका रिकॉर्ड कैसे रखना है, हमने इसको महसूस कैसे करना है, हमने इनको किस तरीके के साथ जो है वो अच्छी प्रोडक्शन पे लेके जाना है, और दुनिया को हमने क्या चीज़ नहीं खिलानी है वो हमें लाजमी पता होना चाहिए कि कौन से विजिसाइड स्प्रे मना है, कौन से इंसेक्टिसाइड स्प्रे मना है, और कौन से इसके ऊपर एंटी फंगल और सारी चीज़ें पेस्टिसाइड फंगिसाइड जो है इसके अंदर मना है। तो उसके लिए प्लांट प्रोटेक्शन का डिपार्टमेंट जो है वो लाजमन जो है वो हमें हेल्प आउट करेगा। तो फर्टिलाइजर कौन कौन सी देनी है, ऑर्गेनिक बेस्ड कौन सी है, इनऑर्गेनिक कौन सी है, अलाउड कौन सी है, और वो सारी चीज़ें इसके अंदर जो लेके चल रहे हैं। प्रूनिंग और ट्रेनिंग, प्रून कैसे करना है, कहाँ से काटना है तो नई शाखें निकलेंगी, किन आंखों को बचाना है इसके, कौन से इसके ट्विग्स को लेके चलना है, और इसको किस तरीके से ट्रेन करना है। यानी कि हमने इसको 5 फुट की बुलंदी तक तो जरूर लेके चलना हाइट में, उसके बाद उसको दोबारा जमीन की तरफ वापस आना। उसके बाद जी हाँ यहाँ पे मैं खासतौर करना चाहूँगा। ओके, फर्टिलाइजर जब हम इसको गड़े में लगाते हैं, 1 एकड़ में हम 450 से 500 गड़े कतारों के अंदर बनाते हैं। जो लाइन टू लाइन डिस्टेंस है वो 12 फुट का होना चाहिए, और जो गड़े से गड़े का फासला है वो 8 फुट। ये पिछले कोई 3 साल की जो जद्दोजहद में हमने सीखा है उसके मुताबिक है, लेकिन ये जो हम रूल नहीं है, आप चाहें तो 6 फुट पे ले जाएं, आप पॉपुलेशन बढ़ाना चाहते हैं तो भी हर्ज नहीं है। लाइन टू लाइन डिस्टेंस 12 फुट के 8 पे ले जाएं, लेकिन हमें ये फासले निकालने हैं ये दरमियान में ट्रैक्टर चलाने की वजह से, कि हमने कहाँ कहाँ पर ट्रैक्टर चला सकते हैं, और थिनिंग कैसे कर सकते हैं, पौधे को आपस में जोड़ना हो तो किस फासले पे पौधा जुड़ जाता है, आपस में इनको किस तरीके से कनेक्टिविटी बेहतर की जा सकती है वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें, एक गड़े के अंदर 4 पौधे लगते हैं, यानी कि 4 पौधे 4 डायमेंशंस के अंदर जो है वो राइट लेफ्ट और
फ्रंट बैक साइड के ऊपर जो है वो ट्रैवल करेंगे और पौधों के झुरमट जो है, झुंड का जो है ना ये बना देते हैं। आगे तस्वीरों में आपको अंदाजा हो जाएगा। तो 1 एकड़ में आपके 1700 से लेके 2000 पौधे जो है वो कास्ट किए जा सकते हैं। जो मैं फिर दोबारा कहूँगा कि ये कमजोर जिम्मेदार जो कि तजर्बा करना चाहते हैं ना, वो कभी भी 1 एकड़ पूरा शुरू में ना लगाएं, वो 10 मरले लगा लें, वो 1 कनाल लगा लें, अगर आपकी हिम्मत पड़ती है ज़्यादा पे लगा लें। यहाँ तक मैं कहूँगा कि आपका कोई अच्छा दोस्त हो तो आप उससे इसकी कलमें चीज़ें जो कम कीमत में फ्री में इसकी कटिंग लेके लगा सकते हैं आप इन चीज़ों को। ओके, ड्रैगन फ्रूट के पौधों को भी ज़्यादा नामियाती खाद जो है वो चाहिए होती है, ऑर्गेनिक मैटर बड़ा चाहिए होता है। आपने शुरू में फास्फोरस की बड़ी मिकदार उसके अंदर देनी है, इसके अंदर, और खासतौर पर आपने इंडोल ब्यूटारिक एसिड से इसको ट्रीट करना है, IBA। और उसके बाद आपने इसको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश हर 3 से 4 माह के बाद देनी है। इन सारी खादों के अपने अपने रोल हैं। नाइट्रोजन जो है इसकी ग्रोथ को बेहतर करती है, फास्फोरस के जो 13 मुख्तलिफ काम है, जिसमें फोटोसिंथेसिस से लेके तो डिजीज फाइटिंग मैकेनिज्म से लेके और सबसे इंपॉर्टेंट रूट्स की ग्रोथ को ट्रिगर करना जो है। पोटाश जो है वो 5 खुराक को अमीनो एसिड को फल की तरफ लेके चलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एनवायरमेंटल स्ट्रेस जो है उसको विथस्टैंड करना, उसको बर्दाश्त करने की तरफ आपको मौका देती है। तो गड़ों को ऑर्गेनिक मैटर जो है और वेल डिकम्पोज मैटर जो है, अगर आप इसके बारे में देखना चाहें कि अच्छी डिकम्पोजिशन कैसे होती है, बराए मेहरबानी सीधा गोबर इसके अंदर फिलअप मत कीजिएगा। इसको कोशिश करें कि गड़ों में दबा के एक अच्छा अपना ऑर्गेनिक मैटर बना लें। आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, आप ज़मीन में दबाया हुआ जो ऑर्गेनिक मैटर फार्म यार्ड मैन्योर है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप शुरू की स्टेज में डाल रहे हैं तो साथ एक चीज़ याद रखिएगा कि आपने उस गड़े के अंदर जो है शुरू के अंदर ही आपने एंटी बैक्टीरियल और ख़ास तौर पे एंटी फंगस जो है वो अद्वियात जो है लाजमन डालना है, ताकि आपकी जो रूट जोन है उसके ऊपर फंगसेस जो है वो अटैक ना कर सकें। फल के नज़दीक जाके जो आखिरी 6 माह होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आप उन दिनों में वो चीज़ें नहीं डाल सकते क्योंकि उसका फल के अंदर जो असर जाता है। तो कोशिश करें कि शुरू की स्टेजेस के ऊपर अपने पौधे को बचाने के लिए ज़री माहिरीन के मशवरे के साथ एक अच्छी चीज़ें जो उनका इस्तेमाल कर लें, अच्छी फर्टिलाइजर का, और जो रिकमेंडेड है उसके लिए। अब ट्रेलिस क्या होती है जी, याद रखिएगा, जो ड्रैगन फ्रूट का पौधा ना, एक बेलनुमा होता है, वाइन प्लांट होता है, इसको सहारे के बगैर नहीं रखा जा सकता। अगर आप सहारा नहीं देना चाहते, आप जमीन के ऊपर भी छोड़ देंगे वो फिर भी जाएगा, पैदावार कॉम्प्रोमाइज हो जाए, थोड़ी पैदावार हो। तो कोशिश करें कि इसकी यील्ड को कॉम्प्रोमाइज होने से बचाने के लिए, आप इसकी अच्छी पैदावार लेने के लिए आप इसको सहारे के ऊपर जो है वो लाजमन लेके चले। और सीमेंट से बने हुए पोल या लकड़ी से बने हुए पोल के ऊपर इसको सहारा दिया जाता है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दीमक लग जाती है तो फिर इसलिए सीमेंट से बने हुए पोल जो है, ये लोहे से बने हुए पोल जो है अच्छे रहते हैं। लोहे को भी हम रिकमेंड करते हैं। अच्छा, सीमेंट के पोल को भी कोशिश करें बोरी से या किसी कपड़े से हम ढांकते हैं ताकि गर्मियों के अंदर ओवर हीट ना हो जाए। अगर ये ओवर हीट हो जाएगा, हम बल्कि मैं खासतौर पर अपने जो फार्म पे करता हूँ कि मैं सीमेंट के जो पोल्स हैं उसको बोरी से लपेट देता हूँ। जो हमारी जूट बैग फटे पुराने सस्ते मिल जाते हैं ना, उससे आप इसको लपेट देते हैं, ताकि सीमेंट की अपनी गर्मी बड़ी होती है, जब ऊपर से स्कॉचिंग हीट पड़ती है तो हम उसको, अब देखिए एक गलती अगर हम कर जाएं तो उस गलती से सीमेंटेड पोल जो है वो हमारे पौधे को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि सीमेंटेड पोल जो है उसके इर्द गिर्द जो है लाजमन आप एक कोई भी कपड़ा, और खास तौर पे कॉटन बेस्ड कपड़ा जो है वो आपने लाज करना, ठीक है। जमीन के अंदर जो है सीमेंटेड पोल को इसके अंदर घसाना भी जरूरी है, इसको एंकर करना, इनकी एंकरेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और जब हम जमीन के अंदर इसको एंकरेज करेंगे तो फिर आंधियां और तेज हवाएं उसको गिरा नहीं सकेंगी और ज्यादा वजन जो है ये पौधा जो उसको बोल सकता है, ठीक हो जाएगी। उसके बाद आगे की इंपॉर्टेंट चीज इसकी प्रोडक्शन कब होती है। 2 साल के बाद इसका जो है ना एक कमर्शियल यील्ड शुरू होती है। हाँ, ये पहला फल जो है पहले साल में शुरू कर लेता है, 15 माह के बाद, कई जगह पर 16 माह के बाद ये अपना पहला फल जो है शुरू कर देता है, ठीक है। और एक ही पौधे पे लगे हुए फल जो है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने इनको खाद क्या दी थी, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने इनको निगहदाश्त कैसे की थी, आपने इनको बचाया कैसे था, तो ये फल का वजन जो है वो 150, और ये वैरायटी पे डिपेंड करता है कि 150 ग्राम से लेकर 600 ग्राम तक
चंद जगहों पर हमने किलो किलो के फल बहुत बड़े साइज के भी देखे हैं, लेकिन एवरेज जो है हमारा वो 350-400 ग्राम जो है आता है। और किसी का मार्केट में एक अच्छा रेट भी मिलता है, क्योंकि 1 किलो वाला तो मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए खरीदना भी। इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो बड़ी आसान है। आप इसको बीज से लगा सकते हैं, आप पौधे की कटिंग लेके डायरेक्ट जमीन के अंदर लगा सकते हैं। लेकिन जो तरीका सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है अच्छी पैदावार लेने के लिए, आप इसको किसी भी कैक्टस के ऊपर, पाकिस्तान में डंडा फोर जो सबसे पसंद किया जाता है, यूफोरबिया जो है, इसके ऊपर ये मैंने साथ इसकी तस्वीरें भी दी हैं। ये पंखियों की तरफ फैला हुआ जगह जगह पे आपको कहीं ना कहीं मुख्तलिफ लॉन्स में, पार्क्स में, मुख्तलिफ जगहों में मिल जाता है। इसके ऊपर आप इसको ग्राफ्ट कर सकते हैं। इसकी ग्राफ्टिंग की वीडियोज हैं यूट्यूब के ऊपर बहुत पड़ी हुई है, मुझे कहेंगे मैं भी आपको शेयर कर दूंगा। इसको ग्राफ्ट मुख्तलिफ तरीकों से किया जाता है। आप एक छोटा पोर्शन लेके भी ग्राफ्ट कर सकते हैं, आप कलम काट के, आप वी ग्राफ्टिंग से, आप टी ग्राफ्टिंग से, एल से, किसी भी तरीके से आपने इसका एक पोर्शन इसके ऊपर बस लगाना है, और उसके बाद उसको इस तरीके से बांधना है टेप से, इस चीज से कि ये हिले ना। सिर्फ चंद दिन इसको चाहिए, उसके बाद ये अपना कनेक्शन जो है उसके साथ जोड़ लेता है। ये बहुत बड़ी खूबसूरती है इस पौधे की कि अगर आपने कोई गलत वैरायटी किसी वजह से लगा ली और अब आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो 2 साल बाद, साल बाद, 4 साल बाद, आप जब चाहें, अगर मार्केट की डिमांड भी चेंज हो रही है, तो आप येलो के ऊपर रेड लगा सकते हैं, रेड के ऊपर येलो लगा सकते हैं। आप चेंज कर सकते हैं वैरायटी को, आप टेस्ट चेंज कर सकते हैं। एक पौधे के ऊपर आप 4 4 मुख्तलिफ जायकों के घर के अंदर फल भी लगा सकते हैं। कमर्शियल तो नहीं हम रिकमेंड करते, लेकिन आप घर के अंदर अगर आपने 4 गमले रखे हैं, तो हर पौधे के ऊपर आप 4 मुख्तलिफ टेस्ट के जो है वो ग्राफ्ट करके फल हासिल कर सकते हैं। तो ये इसकी ग्राफ्टिंग को मैंने जरा क्लोज करके दिखाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो आप इसको वी ग्राफ्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, टी कर सकते हैं। यानी कि आपने बस पोर्शन या उसकी कलम काटनी है एक अच्छे पौधे की जो आपको पसंद है। वो येलो भी हो सकता है, वो रेड भी हो सकता है, वो चाइना रेड भी हो सकता है। और उसको आपने वापस आके अपने डंडा थोर के ऊपर, यूफोरबिया के ऊपर आपने उसको ग्राफ्ट करना है। 5 दिन में, 7 दिन में अपना ग्राफ्ट जो उसका चल पड़ता है, और उसके बाद उसको सर्टन टाइम पीरियड चाहिए होता है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर, कि आपने इसको कैसा अवेलेबल करना है। ये 4 ऐसे शोबे हैं जो कि एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स के साथ मुमकिन है। अगर आप खुद एग्रीकल्चर को बहुत अच्छा नहीं समझ पाते हैं, तो कोशिश करें कि गाड़ी अच्छी चलानी ना आती है तो अच्छा ड्राइवर रख लेना चाहिए। तो मेरी आपको राय यही है कि अच्छा ड्राइवर रख लिया करें, एक फार्म सुपरवाइजर ले लें, एक अच्छा एग्रीकल्चर एक्सपर्ट ले लें जो हफ्ते में, महीने में एक दफ़ा आपके फार्म का विजिट कर लिया करें। और आपको आईपीएम के मुतालिक जो है एक अच्छा हम इसको रोड मैप कहते हैं कि अगले 15 दिन का या 1 महीने का रोड मैप। मसलन आज की ट्रेनिंग में हमारे साथ एंटोलॉजी के लोग भी मौजूद हैं, देख रहे हैं कि अगले 1 महीने में टेम्परेचर जो है वो 31 से ऊपर किस टाइम जाना, मतलब अभी जा चुका है। तो वाइट फ्लाई ने एग लेइंग कब शुरू करनी है, एफिड और जेस्टर ने कब आना है, थ्रिप्स ने कब आना है, सुंडियां कब अटैक करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। खुशकिस्मती ये है कि ये पौधा जो है इसके अंदर कीड़ों के और बीमारियों के बहुत कम चांसेस हैं, बहुत कम इसके ऊपर अटैक्स आते हैं। इसके रूट्स के अंदर एक दो प्रॉब्लम आते हैं पाटास्कारा के और एंथ्रेक्नोज के गलाव के, तो वो बड़े आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं। इंसेक्ट्स जो है इसके ऊपर रेयर हैं, बहुत कम है। तो मेरा ख्याल है अभी तक इंसेक्ट्स की तवज्जो इसकी तरफ नहीं गई है। नई नई फसल है तो कोशिश करनी, जब तक इंसेक्ट्स को पता चले तो आप जरूर इसको लगा लें। आगे हम चलते हैं जी। एक्सपोर्ट जो है ये बहुत बड़ा चैप्टर जो आज की दिन हमारी, कि हमें इस फल की शेल्फ लाइफ बड़ी अच्छी है। आप इसको 20-25 दिन तक महफूज रख सकते हैं। तो दुनिया में आपने जिधर जिधर इसको भेजना है, आप इसको शिप कर सकते हैं नजदीकी मुल्कों में, आप इसको बाई एयर को बड़े आसानी से भेज सकते हैं। और कहाँ भेज सकते हैं, इसकी टारगेट मार्केट्स कौन सी हैं, उसको आगे हम बात करेंगे। राइजिंग ग्लोबल, इसकी पूरी दुनिया में डिमांड बढ़ रही है। पूरी दुनिया हर साल इसके स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि लोगों का इसमें खाने का रुझान, आबादी भी बढ़ रही है और वैसे इसकी डिमांड भी बढ़ रही है, लाइकलीनेस इसकी बड़ी बढ़ रही है। और पाकिस्तान में आज से 10 साल पहले तो शायद जिसने ड्रैगन फ्रूट का नाम भी नहीं सुना होगा, सुना भी होगा तो बाहर से खाया होगा, पाकिस्तान में नहीं खाया होगा। तो अभी देखिए इन दिनों में, पिछले साल में लोगों ने इसको 3-3 हज़ार रुपये किलो का बेचा है, 3500 रुपये किलो का बेचा है। अभी ये सस्ता होगा, 1000 रुपये किलो में आएगा, तो लोग इसको खाना शुरू हो जाएंगे। इससे सस्ता होगा तो ये रेडियो पे भी आ जाएगा। और कामयाब कब होता है, आप यकीन करें, हमने 10 साल मेहनत की पपाया के ऊपर, और कामयाब वो उस दिन हुआ
जिस दिन फ्रूट चाट वालों ने उसको डालना शुरू किया फ्रूट चाट के अंदर, और उन्होंने भी थोड़ा सा मैंगो के निम्न बदल के तौर पे, यानी कि दूर से शक्ल महसूस हो कि जैसे मैंगो ही डाला हुआ है, तो मैंगो के शेप के धोखे में लोग जो है इसको चाट को अच्छा समझ के खाएं। तो जब से उन्होंने डालना शुरू किया तो इसके डिमांड इतनी बढ़ गई कि आज सैकड़ों फार्म जो है कामयाबी से। और इसमें एक और चीज बताता चलूँ कि जो पपाया है ना, वो बहुत ट्रिकी है। इतना ट्रिकी है कि आप समझें कि वो फलदार या उसको वो आप बाग नहीं है, वो एक सब्जी के तौर पे उगाया जाए और समझा जाए तो ज़्यादा कामयाब रहता है। आपने उसको लगातार मॉनिटर करना है, उससे भी मॉनिटर करना है, उसके ऊपर कीड़ों के अटैक को चेक करना है, बीमारियों को चेक करना है, तो फिर जाके पाया जाए उनकी कामयाबी की तरफ सफर शुरू करता है। अदरवाइज पाया जाए बहुत डेलिकेट है। अच्छा, मार्केट्स कौन सी हैं जिसकी आपने साउथ ईस्ट एशिया में, खासतौर पर चाइना, हमारे पास कितनी बड़ी मार्केट है। चाइना जो है 1 अरब इंसानों की मार्केट है जहाँ पे इसको खाया जाता है, और पूरी दुनिया, और ये अपनी डिमांड पूरी नहीं कर पाता। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि चाइनीज ने पाकिस्तान के अंदर अपने फार्मिंग जो शुरू किया, लाहौर के अंदर जो है जलों के पास जो है, ये तो एक एग्जांपल है। और सिंध में कई जगहों के ऊपर उन्होंने शुरू कर दी है। कुछ हिडन फॉर्म्स भी हैं जो मेरे पिछले 3-4 दिन की सर्च से पता चले हैं, बल्कि बड़ी हैरानकुन बात थी कि वो फैसलाबाद के गिरफनवा के अंदर चाइनीज जो है उन्होंने इसको लगवाया हुआ है जी। और ये शाहकोट के नज़दीक भी काफ़ी बड़ी जगह के ऊपर लगा हुआ है। तो मतलब ये काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमारे इल्म में ना होने के बावजूद भी यहाँ पे लोगों ने इसको लगा के काम, क्योंकि एक्सपोर्ट करते हैं इसको कहीं पे लेके जाते हैं तो हमें लोकल मार्केट में ये नज़र नहीं आता पूरे साउथ ईस्ट एशिया में और मिडल ईस्ट में। अच्छा, इसकी सबसे सस्ती मार्केट जो है वो मिडल ईस्ट है। मिडल ईस्ट में ये उगाया भी जा रहा है, बेचा भी जा रहा है, और पूरी दुनिया इनको फोकस करके वहाँ भेजती भी है, और वहाँ पे इसको बड़ी मिकदार के अंदर जो है वो खाया भी जाता है। तो ये इसके हमारे टारगेट जो है, तो डिमांड इसकी हर आने वाला दिन जो है ये बढ़ती जा रही है, इंक्रीज हो रही है। प्राइस इसकी डेफिनेटली सस्ती होगी, जब बहुत लोग उगाएंगे तो उसकी कीमत कम होगी। आपने आज की कीमत के हिसाब से टारगेट नहीं करना है, आपने जेन में 300-400 रुपए से ऊपर की कीमत नहीं रखनी है, क्योंकि आज की कीमत जाएंगे तो आपको थोड़े अर्से के बाद अफसोस होगा, क्योंकि रोजी ड्रीम्स नहीं देखती हैं। पाकिस्तानी फार्मर को सबसे पहले एक वो रोजी ड्रीम दिखाया जाता है, गुलाब ही गुलाब दिखाए जाते हैं कि जनाब 1 एकड़ से ना आपको बस करोड़ोंपति कर देगा। बल्कि पिछले में मेरे दोस्त बता रहे थे कि 2.5 करोड़ रुपया तो दिया ही कहीं नहीं ना। तो भाई जान 2.5 करोड़ रुपया अगर होता हो तो कम से कम एक आम फार्मर तक नॉलेज नहीं इसका पहुंचता। और जिस दिन आपका मुंशी आपको बताना शुरू कर देना कि यहाँ फसल बड़ी प्रॉफिटेबल है, तो समझ लें कि वो तमाम जगहों पे लग चुकी है, अब ये कहीं भी नहीं। तो हमारे इसके जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं वो ट्रांसपोर्ट के चैलेंजेस हैं, लॉजिस्टिक के चैलेंजेस है, इसको पहुंचाना कैसे है। लॉजिकली हमें इसको डिपार्टमेंट की और गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए होगी, हमें इसके रिफर कंटेनर चाहिए होंगे, हमें एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट चाहिए होंगी, जिसके लिए TDAP से लेके PIGC हमारे साथ मौजूद होगा, तो हम इसको आसानी के साथ, जिम्मेदार को उंगली पकड़ के रास्ता दिखाना बड़ा जरूरी है। और यकीन करें कि एक काम सारा बंदे नहीं कर सकते, इसके वैल्यूडेशन वाले लोग हमारे पास मौजूद हैं। अभी आज पिछली ट्रेनिंग में मुझे एक बड़े अच्छे दोस्त इब्ने फाजिल साहब हैं हमारे, उन्होंने मुझे कहा था कि 40-50 एकड़ का तो हम इन लोगों से खरीद के जिसके जैम और ये चीज़ें बनाना चाहते हैं, यानी कि वैल्यू ऐड करके इसको बेचने वाले भी पाकिस्तान में लोग इस वक्त मुतहर्रिक हैं। तो आप उनके साथ भी बड़ी अच्छी जो है इसकी सर्विसेज और चीज़ें शेयर कर सकते हैं। उसके बाद जी हमने ये टॉपिक डिस्कस करना है कि ब्रांडिंग इसकी कैसे हमने करनी है। ब्रांडिंग इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक हम इसकी ब्रांडिंग नहीं करेंगे उस वक्त तक पाकिस्तान की बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं दुनिया में इसलिए नहीं बिक पाती हैं कि हम अपनी चीज़ों को ब्रांड नहीं कर पाते, हम उसकी ट्रेसिबिलिटी नहीं कर पाते। ट्रेसिबिलिटी जब तक नहीं होगी तो फिर दुनिया हमारे पास मतवजह नहीं होगी। ट्रेसिबिलिटी के लिए पिछले दिनों में स्टार फार्म्स ने और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो अपने फार्म्स को ट्रेसेबल करें, उसके ट्रेसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स और ट्रेसेबिलिटी कोड्स बार कोड जो है वो लाजमन लें, और प्रीमियम पोजीशनिंग अपनी में, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप्स में। पूरी दुनिया में जो लोग जहाँ जहाँ पे उसको खाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, उसको लें, फिर पार्टनरशिप्स लोगों के साथ करें। जहाँ जहाँ पे उसको लोग खाना चाहते हैं, मसलन मैं पाकिस्तान में कई चीज़ें बड़ी बुरी तरीके से नाकाम हुई हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच का, शुतुरमुर्ग का गोश्त था। शुतुरमुर्ग के गोश्त को नाकाम बनाने में सबसे बड़ा जो रवैया था वो उसके बारे में एक वहम था, या अभी तक भी है, कि ये पता नहीं जायज़ भी है या नहीं, हलाल भी है या नहीं है। तो उसके बारे में जिन लोगों को आगे आना चाहिए तो वो नहीं आए,
और हमने पूरे के पूरे चैप्टर का बेड़ा गर्क करवा लिया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये गवर्नमेंट के बारे में जो पॉलिसी सपोर्ट होने चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो बड़ी जरूरी है, जो एग्रीकल्चर रिसर्च डिपार्टमेंट जो है वो इससे आगे आना चाहिए, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को खासतौर पे। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसका डेवलप, ये ज़ाहिर डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही होता है, और जो हमारी सड़कें अवेलेबल है, कोल्ड स्टोरेज अवेलेबल है, उनको मजीद बेहतर बनाने की। और कोलैबोरेटिव एफर्ट, जिस तरह आज आपने एक बड़ा अच्छा ये सेशन का आगाज किया है, ये तमाम लोग जो इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, इसमें एक्सपोर्टर्स भी होंगे, इसमें ग्रोअर्स भी होंगे, इसमें वैल्यूडेशन करने वाले लोग भी होंगे, इसमें साइंटिस्ट भी मौजूद हैं। ये तमाम लोग मिल के एक ज्वाइंट एफर्ट कर सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ से इसमें हेल्प आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, अर्निंग पोटेंशियल कितने कितने हैं। ये हमारी कुछ सर्विसेज, जैसे कि ग्रीन सर्कल हमारा इदारा है, तो हम देखिए हमारे पास फ्रैंकली स्पीकिंग इस वक्त इसकी कोई वैरायटी है, कोई चीज़ ग्रीन सर्कल ऑफर नहीं करता है, हमारे पास नहीं है। लेकिन हमारे जो फार्मर्स के पास लगे हुए हैं, हम आपको उनसे कनेक्ट करवा के देते हैं कि ये 10 या 12 लोग हैं जो बेच रहे हैं, जिनके पास नर्सरीज मौजूद हैं, वो लोगों के पास अवेलेबल है। लेकिन हम उसको उगाने का तरीका, उसको लगाने का, इसके लिए ट्रेंड मैन पावर जो है हमारे पास अवेलेबल है। और ये तमाम स्ट्रेटजी जो है हमारे पास, जो हमारे फार्म मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स पर अंजाम देते हैं, जिनको हम हर माह एक प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स करवाते हैं। और अभी हमने इसके लिए फैसलाबाद में एक इनिशिएटिव लिया है, जो कि टफ यूनिवर्सिटी के साथ मिलके जो कि HEC अप्रूव प्रोग्राम हम यहाँ पे लॉन्च करने जा रहे हैं, वो है स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर का इनिशिएटिव। तो स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर में हम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर से पूरी एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं, उनको हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देंगे। 3 माह की ट्रेनिंग है, 6 माह की है, और 1 ईयर का डिप्लोमा है। तो उसमें ग्रीन हाउसेज से लेके हाइड्रोपोनिक्स से लेके हर चीज़ जो है उनको सिखाई जाएगी, पढ़ाई भी जाएगी और सिखाई भी जाएगी, और बहुत शॉर्टली और ब्रीफली इनको बताया जाएगा कि ये वेजिटेबल, ये फ्रूट, ये चीज़ें, ये कीड़ों की पहचान, ये सारी चीज़ें हम कैसे कैसे सरंजाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ग्रीन सर्कल जो है ये अपने फार्मर्स को इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन कोई 600 से ज़ायद लोकेशन के ऊपर हम जो है कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करें, 600 से ज़ायद। ये 600 लोकेशन जो है ये वेजिटेबल की हैं, ये फ्रूट्स की हैं, और अभी जो इसकी ड्रैगन फ्रूट्स की हैं, ये तो ज़ाहिर अभी स्टार्ट हो रहा है। ये 5-6 लोग हैं जो हमारे पास हैं। इससे ज़्यादा जो है असल में पपाया जो तकरीबन को 50 लोकेशन पर किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि आप इसको स्मार्ट एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन के हम रूल्स को अप्लाई करते हुए इस्तेमाल करें, ताकि आपको बारिशों का, इन तमाम चीज़ों का, आने वाले टेम्परेचर का वक्त से पहले अंदाज़ा हो, और उसको सामने रखते हुए हम स्मार्ट एग्रीकल्चर के जरिए अपना डेटा कलेक्शन करें। इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IoT वगैरह का इस्तेमाल करें, प्रिसीजन फार्मिंग करें, और GPS सिस्टम को इसमें खास तौर पे इस्तेमाल करें, ताकि हमने ग्लोबल डेटा को उसके साथ जो है ना शेयर करें और सिंक्रोनाइज करें। सॉइल मैनेजमेंट से लेके तो फार्म मशीनरी तक, और सैटेलाइट इमेजरी से लेकर हमने रिमोट सेंसिंग तक जो है, ये तमाम चीज़ें हम अपने प्रोटोकॉल में इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं जो कि एग्रीकल्चर मैनेजमेंट को, इन चीज़ों को, फार्म मैनेजमेंट को आसान बनाते हैं। स्मार्ट ग्रीन हाउसेस और सस्ते वाले भी बनते हैं, महंगे वाले भी बनते हैं, कंट्रोल्ड भी और सेमी कंट्रोल्ड भी। ब्लॉकचेन में हम जरा कमजोर हैं, हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए डिपार्टमेंट की हमें हेल्प चाहिए होगी। और क्लाइमेट रेजिलियंट फार्मिंग, ये बड़ा अहम चैप्टर है, पूरी दुनिया में इसको प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। सस्टेनेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है। और 5G एंड कनेक्टिविटी पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 4G तक हम पहुंच गए हैं, 5G भी शुरू होने के लिए जा रहा है। तो जितनी कनेक्टिविटी अच्छी होगी, उतनी हमारे सेंसर बेस्ड फार्मिंग जो है वो बड़ी अच्छी जाएगी। मार्केट प्लेसेस और ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर ई कॉमर्स जो है, आज भी हमें इतनी ज़्यादा हेल्प मिलती है। गवर्नमेंट की वेबसाइट है, मैं उसका खास तौर पे जिक्र करता हूँ, AMIS.pk, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ कि आपको एक वक्त में 30 से 40 मार्केट के अंदर रेट, प्राइसेस और उस दिन की चीज़ें मिलती हैं। आप एक फैसला कर पाते हैं कि पिछले 5 साल में कौन सी सब्जी किस महीने में महंगी बिकी, कौन सा फल महंगा बिका। इस तरह की ऐप्स जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने या कोई भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स उनको डेवलप करनी है, ये मौजूद है प्लांटिक्स के नाम से। ये पौधे की बीमारियों को, कीड़ों को, चीज़ों को पहचानता है, सेंस करता है, और उसके बाद उसका सोल्यूशन पेश करता है। इस जैसे और भी बड़ी ऐप्स हैं, मुझे ये पसंद है, इसलिए मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ। द डेज व्हेन आई वाज सर्विंग एज अ चेयरमैन रिसर्च बोर्ड, तो उन दिनों में एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट ने ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के चार्ट मुरतब किए। आशिक साहब इसको हेड कर रहे थे उन दिनों में इस चीज़ों को।
तो एक पूरे पेज के ऊपर सारे कीड़े हमने डाल दिए और उसके इलाज डाल दिए। कितने कीड़े होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, 20 होंगे। ये 20 कीड़े जो है उनके सामने उनका कौन कौन सा जहर जो है उसको कंट्रोल करते हैं, ये बड़ा ब्रीफ आसान सा बता दिया। उसमें मुतबादिल जहर कौन कौन से हैं, उसके बेसिक जहर कौन से हैं, मिकदार कितनी इस्तेमाल करनी है, ठीक है जी। बीमारियों की इसी तरह तलफी का चार्ट बना दिया कि जितनी भी हमारी बीमारी हैं और ख़ास तौर पे फंगल डिजीज हैं वो कौन कौन सी हैं। अब आप इनको नेट पे सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में चीज़ें जान सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं कि पचेता जो था, जो लेट ब्लाइट है, उसके लिए जो 3 दवाइयाँ दी गई हैं, मेलोडिड्यू दी गई है, करवेट और सक्सेस दिया गया है, और उनका जो अल्टरनेट है वो रिवर्स मौजूद है, एक्रोबेट मौजूद है। और इस तरह मतलब देखिए, हमने हर कंपनी की हर इदारे की इसमें चीज़ें दे दी, और अगर कोई और भी क्लेम करता है कि हमारी इनसे बेहतर मौजूद है तो हम उसके साथ साथ ऐड करते जाते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है उसको फार्मर की भलाई चाहिए। आपकी कोई प्रोडक्ट अच्छी हो, किसी कंपनी की अच्छी हो, तो हम इसमें एडअप करते जाते हैं। ये हमने 4 सफ़ों के ऊपर पूरी एग्रीकल्चर जो है ना उसको बंद करने की कोशिश की है कि ये आपकी जड़ी बूटियों की तलफी का चार्ट है कि प्री इमरजेंस कौन कौन सी स्प्रे की जा सकती है और पोस्ट इमरजेंस कौन कौन सी स्प्रे की जा सकती है। तो ये एक जनरल के पाकिस्तान में हम कहाँ पे खड़े हैं दुनिया में, हम हर फसल में चौथे 5वें नंबर के ऊपर मौजूद है, लेकिन हम अपने ही लिए उगाते जा रहे हैं, लोगों के लिए नहीं उगा रहे हैं, तो दुनिया के लिए नहीं उगा रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1961 से लेकर आज तक का हमारा एग्रीकल्चर आउटपुट का, प्रोडक्शन का हैरान कुन किस्म का चार्ट है। हमने 5 मंथ 7 मंथ गंदम एवरेज लेते हुए आज बहुत बड़े लेवल के ऊपर पहुंच चुके हैं। हाँ, अभी भी इसको बहुत ऊपर लेके जाया जा सकता है, अभी भी स्काई इज द लिमिट, लेकिन हमें अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और बच्चे तमाम स्टेक होल्डर को अप्रिशिएट भी करना चाहिए साथ साथ, कि उनकी मेहनतों से आज पाकिस्तान तो 5 मान वाले से निकल के 25-30 मान वाले एवरेज के ऊपर आ गया। एवरेज जो है और भी बढ़ सकती है, आसपास इलाकों के अंदर इससे कहीं बेहतर आती हैं, और अगर हम जस्टिफाइड यूज ऑफ फर्टिलाइजर और करें, प्रैक्टिस करें, तो हम इससे कहीं बेहतर जा सकते हैं। ये खैर एक छोटा सा थोड़ा सा इररेलेवेंट हो जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ कहना चाहूँगा कि हमने सिर्फ ऑयल इम्पोर्ट्स के ऊपर 4.7 बिलियन यूएस डॉलर खर्च कर छोड़ते हैं, तो जो कि 3 साल के IMF के लोन से भी ज़्यादा है। तो बराए करम वक्त की ज़रूरत है कि हमने एग्रीकल्चर को स्ट्रेंथन करना है, ताकि आने वाले दिनों में पाकिस्तान जो है वो एक बहुत अच्छी एग्रीकल्चर के ज़रिए अपने फाइनेंशियल जो डेट्स हैं उनको बेहतर कर सके, और जो हम इंपोर्ट के लिए इतना बड़ा फॉरेन एक्सचेंज ज़ाया कर रहे हैं इन चीज़ों पे, कम से कम ये चीज़ें हम पाकिस्तान में उगानी शुरू कर दें। खैर ये बहुत सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं, कौन कौन से चीज़ें। तो यहाँ पे हम इसको क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए ओपन करते हैं कि लोग जो भी इसमें सवाल पूछना चाहें इसके बारे में सवाल पूछें। बहुत शुक्रिया।